ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਅਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ऑफिशियल। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਮਸਤੇ ਦਾ। ਸੋ ਟਨਾ ਟਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਊਗੀ। यानी जिन्नी वधिया चीज़ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ उन्ना इंतजार करना तो बनता ही बनता राइट है। बाकी तुहानूं पता कि बिजी शेड्यूल है, सो ज़्यादा गल्लां बातां ना करते हुए इस टैसट सीरीज़ बारे मैं दस देना कि यह PPSC के जिन्ने भी एग्जाम है, चाहे कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर है, चाहे नैब तहसीलदार है, उन्होंने सारे वास्ते इंपॉर्टेंट है। उस तो नीचे वाले तो अपने आप ही कवर हो जाएंगे जेकर तुसीं इन्नी डिटेल दे विच पढ़ लोगे। अज सारे के सारे क्वेश्चन मैं पॉलिटी के पाए आ, पॉलिटी नूं डेडिकेट करते। ये मन्निया जा सकता कि अज के क्वेश्चनों के विचों तुहानूं बहुत सारी नॉलेज तो हो सकता पेपर के विच तुहानूं कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाए राइट है। सो डे हैगा चौथा, यानी इस तो पहले 3 लग चुके हैं। सो प्लेलिस्ट के विच टना टन सीरीज़ हैगी आ, वो सारे सैशन देखने क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जोड़े मैं करवाना तो नाल एक्सप्लेनेशन तो आप करते ही करते हैं क्योंकि रट्टा किसी चीज़ को लाना है नहीं। बट हाँ, थ्रैटिकल पोर्शन तो पढ़िया होना चाहिए, चाहे तुम मेरे तो पढ़ रहे हो चाहे किसी होर अकैडमी तो पढ़ रहे हो, बट वो पढ़ना बहुत जरूरी है। सो ये सारा कुछ फ्री है, ऑब्वियस गल है, यूट्यूब पर चल रहा है। सो सब तो पहले आप पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बहुत ही सौखा, बहुत ही ध्यान के नाल, बहुत ही सुकून के नाल इन्हां चीज़ों को पढ़ना गा, समझना गा। कहता इफ ए परसन हैज़ वॉलंटरली acquired the citizenship of foreign state, which among of the following is are the likely outcomes। यानी कहने का मतलब की आ, कहता जेकर कोई अपनी इच्छा नाल सिटीजनशिप आ जिहड़ी किसी होर फॉरन स्टेट की अक्वायर कर ले तो दसो इन्हां दे विचों की होऊगा राइट है। हुण सिटीजनशिप सारिਆਂ ने पढ़ रखा होगा, पहला तुसीं अपना आंसर सोच के ला लो, उस तो बाद तो मैं इहनूं एक्सप्लेन कर ही दूंगा। सो पहला ऑप्शन ध्यान देना जेकर पढ़ोगे तो कहते डिसक्वालीफिकेशन फ्रॉम बीइंग इलैक्टेड एज ए मैंबर ऑफ द इंडियन पार्लीमेंट। डिसक्वालीफाई हो जाऊगा कि वह इंडियन पार्लीमेंट के एज ए मैंबर इलैक्ट नहीं हो सकता। दूसरा कहता नॉन एलिजिबिलिटी टू होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, कि वह प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया बनने के भी हकदार नहीं रहूगा। तो सिटीजनशिप एक्ट सारे नहीं पढ़िया होना। जेकर आप गलबात करिए कि किहड़े पार्ट दे विच आउंदा गा, पार्ट दूसरे दे विच तुसीं सिटीजनशिप के सारे प्रोविजन पढ़ते होंगे राइट। पार्ट दूसरे दे विच आउंदा गा 5 तो लेके 11 तक आप सारे आर्टिकल पढ़ते हैं। इस तो पहला जेकर तुसीं देखोगे तो यानी यूनियन एंड इट्स टैरेटरी बारे आउंदा गा पार्ट 1 दे विच, फिर पार्ट 3 दे विच तुहाडा फंडामेंट राइट है, पार्ट 4 दे विच DPSP है, पार्ट 4A दे विच फंडामेंटल ड्यूटीज़ आ, उस तो बाद एग्जीक्यूटिव पावर्स आ जांदी राइट है। सो बेसिकली जेकर आप गल ये करिए कि जेकर कोई अपनी इच्छा मुताबिक अपनी सिटीजनशिप छड़ दिंदा गा तो बिल्कुल सही है कि वह डिसक्वालीफाई होगा, पार्लीमेंट का मैंबर बन नहीं सकता जो अपने देश का वो नागरिक है ही नहीं। तो जो अपने देश का वो नागरिक है ही नहीं, फिर चाहे प्रेजिडेंट होवे, वाइस प्रेजिडेंट होवे, हाई कोर्ट का जज होवे, चीफ जस्टिस होवे, सुप्रीम कोर्ट का जज होवे, अटॉर्नी जनरल होवे, एडवोकेट जनरल होवे, वह एलिजिबल किसी वास्ते भी नहीं रहूगा जो वह अपना सिटीजन है ही नहीं राइट है। यानी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। सो यदा जो आंसर आ जाऊगा बोथ 1 एंड 2 आंसर आ जाएगा। बहुत सौखा क्वेश्चन सी, कोई बड़ा ज़्यादा औखा नहीं सी मेरे हिसाब नाल। तुहाडे सारे आंसर यानी कि इत्थों तुहानूं सारा कुछ पता लग गया होगा। बाकी प्लीज़ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये तुसीं याद रख के जाने क्योंकि ये बहुत बार पूछे जाते हैं। खास करके पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट है, ये 14 तो 18 आर्टिकल ये तुसीं कल्ला कल्ला याद करके जाना, मुड़ के 20-21 आर्टिकल ये याद करके जाना, तो उस तो बाद 25 तो 28 ये तुसीं याद करके जाना। हालांकि 23-24 भी कर ही लोगे, या ईवन कि फंडामेंटल राइट जो 12 तो लेके 35 तक है वो सारा जेकर याद कर लोगे तो तुहाडा क्वेश्चन पक्का पेपर दे विच उत्थों आना ही आना गा राइट है। बाकी आर्टिकल 32 है जिहड़ा इत्थों क्वेश्चन पूछा जाता, रिट्स तो क्वेश्चन पूछा जाता। ये मैं तां दस रहा ताकि तुसीं जदों पॉलिटी की तैयारी करदे हो तो इन्हां चीज़ां नूं दिमाग दे विच रह के चलो कि आह मैनूं क्वेश्चन सारे जो मैं बोले आने चाहिए, जो मर्जी आ जाए, चाहे तुसीं जिन्ने मर्जी प्रीवियस पेपर चक के देख लो राइट। चलो इस तो बाद आप नैक्सट क्वेश्चन की गल करिए तो नैक्सट क्वेश्चन है कहता ए सिटीजन मे लूज हिज हर सिटीजनशिप वैन ही शी। फिर मैं सिटीजन तो क्वेश्चन पाता इसे करके ही ताकि आप इस टॉपिक में थोड़ा जा वधिया तरीके देख लीए। सो पहला ऑप्शन जेकर तुसीं देखोगे तो पिछले क्वेश्चन के रिलेटेड है, कहता वॉलंटरली अक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर फॉरन स्टेट। तो हुण एक क्वेश्चन की कहता भी कोई सिटीजनशिप अपनी सिटीजनशिप खो सकता ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾइट है। तो बेसिकली ਜਦੋਂ ਉਹ इच्छा मुताबिक किसी होर कंट्री की फॉरन स्टेट की यानी कि जी हैगी सिटीजनशिप अक्वायर कर लोगे तो अपने आप वो अपनी यानी कि चली गई राइट हो गया। अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड विद द एनिमी ड्यूरिंग वॉर राइट है। जिवें फॉर एग्जाम्पल मान लो इंडिया पाकिस्तान की वॉर चल रही है एंड अपना कोई सिटीजन है तो ओबवियस गल है इंडिया पाकिस्तान की हैल्प कर रहा है
यानी दुश्मन देश की जेकर जिहदे नाल अपनी वार लगी हुई है जेकर तुसीं उहदी हिमायत कर रहे हो जां उहदी हैल्प कर रहे हो जां कोई अनलॉफुली ट्रेड वगैरह जो भी कम्यूनीकेट तुसीं उहदे नाल कर रहे हो तो तुहाडी सिटीजनशिप जा सकती है। सो ये भी बिल्कुल राइट हो गया। इस तो बाद आ गया ऑबटेन्ड सिटीजनशिप बाय फ्रॉड। हो सकता हो बाय बर्थ इंडिया का सिटीजनशिप ना हो, बाय रजिस्ट्रेशन हो सकता या होर तरीके है जिहड़े सिटीजनशिप दे विच उहने मान लो सिटीजनशिप लै ली हो, बट उहदे दस्तावेज डॉकूमेंट जिस तरीके नाल भी उहने सिटीजनशिप लई आ वो फ्रॉड होवे, राइट। यानी बाय फ्रॉड जेकर उन्हें सिटीजनशिप लई आ तो जदों पता लग गया तो वो सिटीजनशिप जा सकती है। आर्टिकल 11 पढ़ो ध्यान दे नाल, डिप्राइव जिहड़ा आपां सिटीजनशिप जाण की गल करते हैं, राइट। सो बेसिकली गलबात की है, तिन्ने स्टेटमेंट करैक्ट है, यानी यदा आंसर जिहड़ा आ जाऊगा ये आ जाऊगा 1, 2 एंड 3, राइट है। सो ये चीज़ां बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सौखे क्वेश्चन है, कोई बाले औखे नहीं, बस थोड़ा जिहा दिमाग ला के पढ़ना है। ध्यान दे नाल अगला क्वेश्चन पढ़ना है, कहता विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट रिगार्डिंग फस्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। देखो ध्यान दे नाल जेकर तुसीं देखोगे कि FPTP फस्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी इन्हां दे विचों किहड़ा FPTP के अंडर नहीं आता। जेकर आप अपने इंडिया की गल करिए तो बेसिकली तुहानूं पता है कि अपने FPTP यानी फस्ट पास्ट द पोस्ट, यानी कहने का मतलब की है कि जेकर आप इलैक्शन कराने तो इलैक्शनों के जो मेजोरिटी के आ गया वो इलैक्टेड हो जाता है। यानी कहने का मतलब उन्होंने कोई जरूरी नहीं है कि वो 50% वन लेके आवे, राइट। कोई जरूरी नहीं है, जेकर मान लो हो सकता वो 35% हो सकता वो 38% हो सकता वो 39% से जित हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जेकर 5 कैंडीडेट खड़े हैं 1 2 3 4 5, हो सकता है इनू 35% वोट पई हो सकता है इनू 10% पई हो, इनू 15% पई हो, इनू भी 12% पई हो, इनू रेस्ट पैगी, राइट है। यानी कहने का मतलब की है कि जो 35% वाला होया जे मान लो इनू 25 है जो मर्जी कर लो, यानी जिन्होंने सब तो ज़्यादा परसेंट की वोट पई आ वो विनिंग होगा। ये कोई जरूरी नहीं कि जिन्ना टाइम इन्हू 50% वोट नहीं पैंदी, हो सकता वो 2 वोटों तो जित जाए, हो सकता वो 1000 वोटों तो जित जाए, हो सकता वो लाख वोटों तो जित जाए, राइट। सो जिन्नी मर्जी वोट पवे जेड़ा यानी विनर होगा वो यानी मेजोरिटी का मतलब की है कि वह दूसरे तो वोटां ज़्यादा लैके गया होगा, राइट। एक तो ये हो गया, बाकी आप ऑप्शन के पढ़ते ऑप्शन तो ही तुहानूं पता लग जाऊगा। उस सिस्टम में बेसिकली फस्ट पास्ट द पोस्ट कहा जाता है, राइट। सो द विनिंग कैंडीडेट नीड नॉट सिक्योर मोर दैन 50% ऑफ द टोटल वोट्स, राइट है। यानी कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल यानी कि जी हैगी राइट है, राइट। आपां नूं नॉट रिगार्डिंग पूछा भी FPTP का जिहड़ा इन्हां दे विचों नहीं हैगा, राइट। सो यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। होर FPTP का की रूल है भी इन इंडिया FPTP सिस्टम इज फॉलोड इन द लोक सभा इलैक्शन। वही गल आप हुणी गल करके हटे, रिप्रजेंटेटिव की लोक सभा की इलैक्शन होंगे, राइट है। तो FPTP हो गया, राइट हो गया। सो बेसिकली उस तरीके है कि मेजोरिटी जिन्नी मर्जी वोटा पैन जिन्होंने सब तो ज़्यादा पै गई हो लोक सभा क्यों अपने स्टेट लैजिस्लेटिव असैंबली के भी होंगे, राइट हो गया। इस तो बाद आ गया चौथा, एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इलैक्ट्स 1 रिप्रजेंटेटिव, राइट। हर एक जिमें आप फॉर एग्जाम्पल आप कहिए कि 25 कॉन्स्टिट्यूशन तो 25 कॉन्स्टिट्यूशन के 25 MP होंगे, राइट। यानी हर एक सीट का अपना अपना रिप्रजेंटेटिव है, यानी ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल राइट होगी। यानी तीसरी स्टेटमेंट है जी वो गलत है, तो यही इसका आंसर है। इस तरीके भी तुम आंसर लगा सकते हो जेकर तुहानूं फिर भी माड़ा मोटा FPTP बारे नहीं पता। तीसरी ऑप्शन की कहता एवरी पार्टी गैट्स सीट्स इन द लेजिस्लेचर इन प्रपोर्शन टू द परसेंटेज ऑफ द वोट दैट इट गैट्स। ये इजराइल साइड होंगे, इजराइल कंट्री, राइट। सो बेसिकली ये कहना चाहता भी जिन्नी पार्टी नूं जिन्ने परसेंट दे विच वोट पई आ उस परसेंटेज दे विच उन्हां दी सीटां वंडियां जाणगियां, अपने में नहीं होंदा, राइट। सो एवरी पार्टी गैट्स सीट्स इन द लेजिस्लेचर इन द प्रपोर्शन टू द परसेंटेज ऑफ वोट्स दैट इट गैट्स, राइट। सो इस तरीके अपने नहीं। सो बेसिकली यह आंसर यानी कि आ गया। ध्यान दे नाल ये क्वेश्चनों पढ़ना है, ध्यान दे नाल ये क्वेश्चनों करना है, बहुत ही सौखे क्वेश्चन है, ठीक है। इस तो बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पोंसिबल फॉर ड्राइंग अप द बाउंड्रीज ऑफ इलैक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑल ओवर द कंट्री। हुण आपां गलबात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंसी बनदियां उन्हां दी जिहड़ी बाउंड्री है बेसिकली उन्होंने ड्रा अप कौन करता, राइट। सो ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत सिंपल है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पोंसिबल फॉर ड्राइंग अप द बाउंड्रीज ऑफ द इलैक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी ओवरऑल। हुण तुसीं आंसर ध्यान दे नाल सोचो की हो सकता है। इलैक्शन कमीशन करदा गा, पार्लीमेंट करदा गा, डिलिमिटेशन कमीशन करदा गा, जां फिर नीति आयोग करदा गा। 99% जवाकां ने यह आंसर गलत लाउणा गा, क्योंकि 99% ने जां तां पार्लीमेंट लाया होगा जां जिहड़े 1% रह गए हो सकता 100% ही गलत हो गए उन्होंने इलैक्शन कमीशन लाता होगा। बट सी वाले ध्यान किसी का नहीं गया। सी है जिहड़ा डिलिमिटेशन कमीशन बेसिकली बाउंड्री नूं लिमिट करदा है, राइट। सो यही आंसर इसदा आऊगा। हो सकता तुहाडा आंसर राइट होवे
ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆ ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਰਦਾ ਗਾ ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਦ ਟਰਮ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਡਲਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਪੜਾਉਂਦਾ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਾਹਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਜੱਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਬੋਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਲੋ ਬੋਲਦਾ, ਯਾਨੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੜਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਾਹਾਂ ਵੱਧਦਾ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ ਰਾਈਟ। ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਨੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ MCQ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਾਈਟ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਚਲਾਈ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਇੰਸਟਾਲ, ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਈਟ। ਦ ਟਰਮ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਡਲਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਰੈਫਰਸ ਟੂ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ UF ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਡਲਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸ ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟ, ਕਿ ਭਾਈ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੌਣ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੌਣ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਡਲਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਅਡਲਟ ਹੈ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਅਡਲਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਟੂ ਵੋਟ ਇਨ ਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕੰਡ ਵੀ ਪੜੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਅਡਲਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟੈਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, right to form political parties, right of adults to protest in a democracy। ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ UF ਕੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਡਲਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਰਾਈਟ, ਅਡਲਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼। ਬਟ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੜਦੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਵੋਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਰਾਈਟ। ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਰੱਖੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੂ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर द conduct of elections in the parliamentary or assembly constituencies right। responsible कौन है, who among the following responsible for the conduct of election in the parliamentary or assembly constituency, यानी parliamentary assembly constituency ਦੇ कौन करवाਉਂਦਾ रिटर्निंग ऑफिसर है, चीफ इलैक्टोरल ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट इलैक्शन ऑफिसर है, इलैक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है। मैं सारे क्वेश्चन वो लैके आया ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਆਏ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਨਸਰ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਟੈਟਿਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਥੋੜੇ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰਾਈਟ। ਘਟੀਆ ਸਾਰੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰਕਸ ਲੈ ਕੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਵਾਲੇ, ਡੂ ਨਾਟ ਵਰੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਗਾ। ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਗਾ, ऑब्वियस गल है चीफ इलैक्शन कमिश्नर राइट हो गया। ਇਹਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਹੂ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ। ਹੂ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੂ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੈਨ ਬੀ ਦਾ ਇਲੈਕਟਰਸ ਇਨ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਟੂ ਦਾ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ। ਹੁਣ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ऑब्वियस गल है स्टेट ਲਈ यानी कि विधान सभा कहने हैं। एक विधान परिषद ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अक्सर जिथे पॉपूलेशन ज़्यादा होंगी जिवें यूपी है, बिहार है, तुसीं देखते होंगे। सो बेसिकली उत्थे तुहानूं विधान परिषद भी मिलूगी। अपने पंजाब दे विच है नहीं, क्योंकि पंजाब बहुत छोटा स्टेट है राइट, लोड़ ही है नहीं। सो जदों लैजिसलेटिव कौंसल बनती है तो बेसिकली उहदे विच जिहड़ी मैंबरां दी नियुक्ति होंदी है उन्हां बारे चर्चा इहदे विच कर रहे हैं। सो ये की कह रहा भी इन्हां दे विचों दसो कैन बी इलैक्टर्स इन द इलैक्शनस, कौन हो सकते हैं टू द लैजिसलेटिव कौंसल ऑफ द स्टेट। सो पहला की है कहना मैंबर ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज़। बिल्कुल म्यूनसिपैलिटी हो गया, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया, ये मैंबर बेसिकली बन सकते हैं राइट। सो ये हो गया मैंबरस ऑफ द म्यूनसिपैलिटी। इस तो बाद आ गया मैंबरस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। प्राइमरी स्कूल टीचर, ये नहीं, प्राइमरी स्कूल टीचर नहीं, इन्होंने द्वारा नहीं, जोड़े सैकेंडरी लैवल के टीचर है बेसिकली वो है राइट। हुण
ये आंसर लाने पिछे ना थोड़ा थोड़ी जी डिटेल पढ़नी पऊगी लैजिसलेटिव कौंसल की। सो लक्ष्मीकांत बुक चक्को या कोई होर बुक चक्को, लैजिसलेटिव कौंसल पढ़ दो, तो आंसर यानी कि ये निकले होगा, यानी आह हो गया तो गलत। इस तो बाद आ गया MLAs फ्रॉम द स्टेट, यानी कि ये भी बिल्कुल सही है। MPs फ्रॉम द स्टेट ये नहीं, ये सेंटर के चले गए फिर। सो ये लैजिसलेटिव कौंसल के हिस्सा यानी नहीं रहते, बिल्कुल ठीक है। सो यानी यदा मतलब की आंसर आ गया अपना 1 2 ते 4, 1 2 4 कितने आ, हाँ 1 2 4 यदा आंसर आ गया। सो ये वास्ते थोड़ा थोड़ी जी डिटेल है, यानी कि जी अपनी बुक के झात मारनी पैनी है, फिर तुम किते जाके कंफर्टेबली यदा आंसर लगा सकते हो, राइट है। नैक्सट क्वेश्चन आ गया, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिड्यूस्ड द वोटिंग एज 21 साल तो लैके 18 साल, यानी 21 तो 18 की उम्र करती, किहड़ी अमेंडमेंट राही ये किया गया। बहुत सौखा क्वेश्चन है, बट ज़्यादा जिहड़ा तुहाडे तो ये क्वेश्चन पूछा जाऊगा छोटे एग्जाम के पूछा जाता, राइट, बट हाँ ठीक है पूछा जा सकता है। सो यदा जो आंसर आ जाऊगा जी 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988, 1988 के पास होया सी एंड इनैक्ट 1999 के। सो कन्फ्यूज नहीं होना 1988 99 के, राइट। सो 61st अमेंडमेंट है। विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया। हम फिर मैं कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन पाया, राइट, ध्यान देना देखो, कहता किहड़े फैक्टर है जिहड़े वोटिंग बिहेवियर जो अपने इंडिया के उन्होंने इन्फ्लुएंस करता, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया। सो कास्ट हो गया, रीजन हो गया, रिलीजन हो गया, मनी हो गया, लैंगुएज हो गया। सो लैंगुएज सब तो पहले ही है, राइट। अपनी भाषा जिवें आपां पंजाब दे विच इलैक्शनां होईयां, आपां भाषा नूं ज़्यादा देखते हैं ना, पंजाबी है। सो लैंगुएज बेसिकली अपना जिवें कहते होंदे भी अपने नाल ज़्यादा टची है कि अपना बंदा, राइट। मनी हो गया, मनी बहुत अदा रोल करती है, जिवें कि जो सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है, राइट है, क्योंकि एक लिमिट तक मनी जी हैगी इलैक्शन कमीशन द्वारा कहा जाता भी तुसीं इन्ना ज़्यादा खर्चा कर सकते हो। सो खर्चा किस वास्ते होंदा, सर्विस प्रोवाइड करवाउंदे, उहदे विच तुहानूं बहुत सारे वादे किए जाते हैं, बहुत सारी कंपेनां की जाती, ओबवियस गल है वो भी इन्फ्लुएंस हैगा वोटिंग बिहेवियर च, राइट। सो जिन्ना ज़्यादा प्रमोशन होगा रिलीजन बेसिस पे अपने धर्म का बंदा, ओबवियस गल है ये भी टच है, राइट, अपने रीजन का, राइट, अपनी जात का। सो बेसिकली सारे ही फैक्टर जोड़े वोटिंग बिहेवियर वास्ते हैगे, राइट। सो यदा यानी कि आंसर आ जाऊगा 1 2 3 4 5। जे तुसीं कहोगे कि यह तुहानूं थ्योरी पढ़ के आंसर आउणगे, ये बहुत बहुत रेयर है ਜਿਹੜੇ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ, ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ यानी कि तुहाडे कनसैप्ट ਨੂੰ देखदी है। ये पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਜਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ यानी ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡੂੰਘਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਓਹੋ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆ गई। चलो एप्लीकेशन तुम इंस्टॉल कर सकते हो, बहुत सारे कोर्स है, नैब तहसीलदार का पेपर निकला हुआ तुम्हें पता है, जेकर बैच वगैरह ज्वाइन करने तो कर सकते हो, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन है। अगला क्वेश्चन की है कि हु अमंग द फॉलोइंग आर इलैक्टेड बाय प्रोपोर्शनल रिप्रैजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। सो बहुत बार तुसें सुनिया होगा वोटां डायरैक्टली होंदियां, इनडायरैक्टली होंदियां। डायरैक्टली तो आप सीधा कहने कि लोक सभा आप डायरैक्ट अपने लोग अपने रिप्रैजेंटेटिव यानी कि भेजते हैं। लोक सभा तो बाद राज्य सभा इनडायरैक्टली हो गया, फिर वाइस प्रेजिडेंट जो प्रेजिडेंट हो गया, इत्थे फिर आप इनडायरैक्टली वोटां यानी कि अपने रिप्रैजेंटेटिव उन्होंने गाह चुनते हैं, राइट। तो ऑप्शन देखते हैं, इन्होंने पूछा की है कि भाई सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम राही या प्रोपोर्शनल जो रिप्रैजेंटेशन है वो राही किन्होंने चुनिया जाता। सो मैंबरस ऑफ द लैजिसलेटिव काउंसिल्स, ओके, डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोक सभा, वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल राइट है। यानी पहला आप आंसर वो ला देंगे जो आपको पक्का पता है। मैंबरस ऑफ द राज्य सभा मैं गल दस के हटी है कि मैंबर ऑफ द राज्य सभा भी यानी इस तरीके चुने जाते हैं, यानी तीसरा तो चौथा तो पक्का ही राइट है, राइट है। हुण रह की गया मैंबर ऑफ द लैजिसलेटिव काउंसिल एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोक सभा। लैजिसलेटिव काउंसिल का तो मैं हुणे पहले ही इदों पहले दस के गया, जेकर तुसीं देखोगे तो 5
5/6 ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਐਂਡ 1/6 ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦੂੰਗਾ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿੰਗਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆ। ਬਟ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਿਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਰਾਈਟ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1 3 ਤੇ 4 ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ 1 3 ਤੇ 4 ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਟੇਲ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਓ, ਸੌਖੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਲਵ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਦ ਚੇਅਰਪਰਸਨਸ ਆਫ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬੋਡੀਜ਼ ਆਰ ਐਕਸ ਆਫਿਸਿਓ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਐਕਸ ਆਫਿਸਿਓ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਇਹਦੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ, ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਰਾਈਟ, 4 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ 4 ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਰਾਈਟ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਟਾਇਰਡ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 4 ਬਾਕੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਰਿਟਾਇਰਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਵਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਯਾਨੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਇਹ 2 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਰਾਈਟ, ਉਹ 2 ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਯਾਨੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, 2 ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ, ਰਾਈਟ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਲਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ NHRC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਡ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਬਾਕੀ 2 ਮੈਂਬਰ, ਬਾਕੀ ਯਾਨੀ 4 ਮੈਂਬਰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮੈਂਬਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਾਂ ਸਰਵਿੰਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨ ਦਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਫੀਲਡ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਰਿਲੇਟਿਵ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ 1 ਤੇ 4 ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਐ ਮੰਨੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਐਕਸ ਆਫਿਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ST, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ST ਦੇ ਨਾਲ SCs ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਆਫਿਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ 4 ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ 4 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर SC, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ST, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਵੂਮਨ, 3 ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼। ਤਾਂ ਆਹ 4 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਐਕਸ ਆਫਿਸੋ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਰਾਈਟ, ਐਕਸ ਆਫਿਸੋ ਮੈਂਬਰ, ਰਾਈਟ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਟਾਇਰਡ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਬਾਕੀ 4 ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਾਂ ਸਰਵਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, 2 ਤੇ 2 ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਰਾਈਟ। ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਆਫਿਸ ਆਫ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਫਿਸਰ ਫॉर ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਆ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਆ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਵੂਮਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਚੌਥਾ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ 1 ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਹ D ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 1 ਕਰ ਲਓ, ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਇਹਨੂੰ ਆਨਸਰ ਲਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਫ ਐਨੀ ਫੋਰਨ ਟੈਰੀਟਰੀ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਇਫ ਐਨੀ ਫੋਰਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਿਕਮਸ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਰਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਦ ਪਾਵਰ ਟੂ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਦੈਟ ਦ ਪੀਪਲ ਆਫ ਅ ਫੋਰਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਦ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਵੈਸਟਡ ਇਨ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਰਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਆਫ ਦੈਟ ਦ ਪੀਪਲ ਆਫ ਫੋਰਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਦ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੇ ਹੋਊਗੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇ ਹੋਊਗੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਹੋਊਗੀ। 99% ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਲਾਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਾਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ,
ਰਾਈਟ। यूनियन गवर्नमेंट बेसिकली ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਊਗੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬਾਏ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, यूनियन गवर्नमेंट। ओके हो गया जी। नैक्सट क्वेश्चन की आप गल करिए, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वासी जुडिशियल बॉडीज। क्वासी जुडिशियल बॉडीज किहड़ियां होंदियां, ध्यान दे नाल। क्वासी जुडिशियल बॉडी जिवें आपां गलबात करते हैं कि आह भाई कोर्ट्स है, राइट। कोर्ट अपने फैसला सुनाते तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन जिहड़ियां कि अद्धियां कोर्ट का काम कर देंदी है, राइट। जिवें कि नैशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, मैं पहलां दस देना कि हाँ ये आंसर हैगा। नैशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है जिहड़ा, जां इनकम टैक्स एपीलेट अथॉरिटी है जिहड़ी तुसीं देखदे होगे, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल हुंदा, एक्साइज ਜਿਹੜਾ डिपार्टमेंट ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੁੰਦਾ। यानी कि वो कुछ फैसले ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ कि यानी कि ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਆਪ ਸਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਟ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਆਸੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਬॉडीज, ਰਾਈਟ। यानी कि अपने लॉ वगैरह इंपोज कर सकते हैं, राइट। सो नैशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बिल्कुल राइट है। कंपीटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल्कुल राइट है, जिन्होंने आप CCI कहने हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है डिपार्टमेंट। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन यानी कि ये भी ठीक है, यानी ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ आंसर आ जाऊगा जी वो आ जाऊगा आंसर डी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये सारे ही क्वासी जुडिशियल बॉडीज है। जेकर मैं थोड़ी बहुत तुहानू होर दसा, मैं दस ही दिता एक तो तुहानू कि इनकम टैक्स दा अपना ट्राइब्यूनल है, राइट हो गया। एक्साइज का भी अपना ट्राइब्यूनल है, राइट हो गया। तो इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी का भी अपना है, ये सारी क्वासी जुडिशियल बॉडीज है, राइट। इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी का हो गया, राइट हो गया। होर की हो सकता है, नैशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स, इन्हों का भी अपना यानी कि जोड़ा है क्वासी जुडिशियल बॉडी है। नैशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट तो जोड़ा रीड्रैसल कहते हैं, रीड्रैसल, राइट है। नैशनल लेवल भी है, स्टेट लेवल भी है, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रीड्रैसल। डिस्ट्रिक्ट लेवल भी है, राइट। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रीड्रैसल, ये सारी क्वासी जुडिशियल बॉडीज, राइट हो गया। सो ये तुसीं यानी कि तिन्ने ही याद करके जाने ने। जिवें नैशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन उवें स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी है, राइट। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन ये भी क्वासी जुडिशियल बॉडी है। सो ये चीज़ां तुसीं याद करनियां भाई, ये सारे डिपार्टमेंट किते ना किते पेपर दे विच आ सकदे हैं, राइट हो गया। इस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन आ गया, कहते विद रैफरेंस टू द मैंबरस ऑफ द यूनियन। देख नहीं रहा होना, आई थिंक मैं इनू वो कर देना इस तरीके नाल, शायद दिख रहा होगा, ठीक है। ध्यान देना, मैं पढ़ भी देना। कहता विद रैफरेंस टू द मैंबरस ऑफ द UPSC पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि UPSC कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। UPSC के मैंबरों को लैके कुछ इन्होंने चीज़ां दसियां हुई, ध्यान दे नाल पढ़ो। कहता दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। चलो पढ़ लिया। दूसरा कहता दियर कंडीशंस ऑफ सर्विस आर डिटरमिनड बाय द पार्लीमेंट, यानी इन्हों की जो ड्यूटीज़ है, सर्विस है, कंडीशन है जो भी हैगियां वो सारियां डिटरमिन की जाती पार्लीमेंट द्वारा। कन्फ्यूजिंग हो गए ना, नाल दी नाल दिमाग च कन्फ्यूजन आ रही है। ऑन कंप्लीशन ऑफ द टर्म, जो इन्हों की टर्म कंप्लीट हो जाती है, कहता दे आर एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज चेयरमैन ऑफ UPSC। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। देखो सीधी जी गल है, जो UPSC अपॉइंट किया जाता तो प्रेजिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता, एंड जिन्नियां भी वो सर्विस कंडीशन जो भी ड्यूटियां वो सारियां प्रेजिडेंट द्वारा ही जिहड़ियां हैगियां डिटरमिन की जाने। यानी सैकेंड स्टेटमेंट तो पक्का ही गलत होगी, यानी जे मैं ऑप्शन पर जावां तो आ ऑप्शन भी गलत होगी तो आह ऑप्शन भी गलत होगी। हुण रह गया पहला तो तीसरा ओनली, राइट। हुण पहला पढ़ो, दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। नहीं, कुछ ग्राउंड्स है जिन्हां ते प्रेजिडेंट इन्हों यानी कि बेसिकली जिवें कहते होंदे टर्मीनेट कर सकता, राइट। सो बेसिकली ये हो गया गलत, ये भी गलत हो गया, राइट। सो प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है, वो कौन अपना तुहानूं पता होगा, गवर्नर है, राइट। यानी यह स्टेटमेंट गलत होगी, राइट। यानी आ भी स्टेटमेंट गलत होगी। आंसर की कर गया कला बी, ऑन कंप्लीशन ऑफ द टर्म यस दे आर एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन ऑफ UPSC, राइट हो गया। यानी कहने का मतलब तीसरी स्टेटमेंट बिल्कुल राइट होगी, ओके हो गया। इस तो बाद आ गया जी, हु अमंग द फॉलोइंग कैन अज्यूम एन ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर हिज रिटायरमेंट।
ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਆ, ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਆ ਉਹ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਆਫਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਆਫਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯਾਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇਕਰ UPSC ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜੇ, ਜੇਕਰ UPSC ਮੈਂਬਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ UPSC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ UPSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫਟਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਗਵਰਨਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਹੀ ਕੈਨ ਬੀ ਗਵਰਨਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਗਵਰਨਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਰਾਈਟ ਹੈ। UPSC ਮੈਂਬਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗਵਰਨਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੀ ਕੁਡ ਬੀ ਗਵਰਨਰ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਪਹਿਲਾ, ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਫਟਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆਗਾ, who among the following can assume under the government, अच्छा ठीक है, यानी इन गलत होगा ना पहला, राइट। गवर्नर होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम नहीं करूगा, पहला ऑप्शन गलत हो गया, राइट। चीफ इलेक्शन कमीशन, बिल्कुल चीफ इलेक्शन कमीशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करूगा, आफ्टर रिटायरमेंट भी कर सकता। कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी है जो बेसिकली काम नहीं कर सकता। की हो गया यार ये, which of the following, who among the following can assume an office under the government of India? हो सो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ 2 ਓਨਲੀ ਆਊਗਾ, ਤੇ 2 ਓਨਲੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਓਕੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ 2 ਓਨਲੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमीशन हो सकता है, कैग है जो भी आफ्टर रिटायरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम नहीं कर सकता। UPSC यानी यह कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस से हो सकता बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के काम नहीं करूँगा। चीफ इलेक्शन कमीशन कर सकता है, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ऑप्शन गलत देते हुए भाई, ठीक है। सो 2 ओनली। जो PDF तैयार करेंगे प्लीज़ उन्होंने मैं कहना कि यह ध्यान नाल, ठीक है ना, इतने सही कर दो जो PDF तैयार करोगे, वीडियो थोड़ी जी ध्यान नाल सुन लो, हालांकि मैं थोड़ा दस दूंगा, ठीक है। चलो नैक्सट क्वेश्चन मैनू लगता भी हो गए, क्या बात है, ठीक है। सो यह क्वेश्चन है यानी कि इन्ने वधिया क्वेश्चन है, यकीन मनो कि बहुत जाने वास्ते ये बोरिंग होंगे, बट जेकर तुहानू ये क्वेश्चन इंटरस्टिंग लगे जां थोड़े बहुत तुहानू लगता कि हाँ यार इस लैवल के क्वेश्चन आउंदे ते करने चाहिए, तो फिर एप्लीकेशन करो इंस्टॉल अरेस अकैडमी ऑफिशियल। थोड़ा जिहा डिटेल दे विच पढ़ना पऊगा, टाइम देना पऊगा, जेकर सिलेक्शन लैनी है फिर भावें उन्होंने 2 महीने लग जाए 3 महीने लग जाए, हो सकता तुसीं इन्नी डिटेल दे विच हुण तक ना पढ़िया होवे, नहीं पढ़िया तो डुल्ले बेरियां दा कुछ नहीं बिगड़िया। प्लीज़ जाके पढ़ो ध्यान दे नाल, पूरी डिटेल दे विच पढ़ोगे, टाइम भावें लग जाए पर जदों पेपर कोई अगला आया थोड़ा पेपर वो क्रैक होगा, एंड क्रैक के नाल तुसीं हो सकता टॉप रैंकर भी हो, पर डिटेल दे विच पढ़ना पऊगा, हजे भी कुछ नहीं बिगड़िया, राइट। सो रेस अकैडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन ओपन करो, ठीक है। बाकी तुहानू सारा कुछ पता ही है, बाकी जे कोई डिटेल लेनी है तो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन दे विच पए है, टैलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आपां होर नवीं वीडियोज़ नाल मिलदे रहांगे, थैंक यू सो मच।